जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो आपका एग्ज़ाम 14 अप्रैल से होने वाला है, उसी के रिलेटेड दोस्तों आपका एडिटोरियल प्रकाशन की तरफ से समान अध्ययन का ये पेपर 2 का आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल प्रैक्टिस सेट 25 को दिया हुआ है, जिसमें हम पहले से दोस्तों आपका 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि एईडीओ का सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दोस्तों कुछ बता देते हैं। जो बीपीएससी ने जारी किया है, आपका 1/3 इसमें निगेटिव मार्क रहेगा और साथ में ही दोस्तों आपका इसमें कुल 3 पेपर होगा, जो कि 2 दिन में होगा। पहला पेपर आपका दोस्तों समान भाषा से रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा पेपर दोस्तों आपको समान अध्ययन से रहेगा, यानी जनरल अवेयरनेस से, जो कि दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से रिलेटेड आपका रहेगा। और अगला दिन दोस्तों दूसरा दिन आपका थर्ड पेपर होगा, जो कि समान योग्यता से रहेगा और मैथ और रीजनिंग इसमें आएगा। तो दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना, वहीं सेकंड और थर्ड पेपर पर ही आपका दोस्तों मेरिट बनेगा। इसलिए आप सेकंड पेपर को दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा। हम फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम से मात्र 2-4 दिन पहले करा देंगे, ताकि आपका सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। वहीं आपका दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से बना सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ आपका समान अध्ययन से रिलेटेड करा रहे हैं। आइए सेट नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक कराएंगे, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इससे आपका दोस्तों एग्जाम में जरूर 2-4 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि आपका एडिटोरियल प्रकाशन के नाम से ही आप लोग जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रकाशन का इसका बुक आता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि बिहार से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे आपका दोस्तों एईडीओ हो गया, बिहार एसआई मेंस हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका बिहार एसएससी दोस्तों आपका सीजीएल हो गया या इंटर स्तरीय हो गया, या बिहार पुलिस हो गया दोस्तों, बिहार मद्य निषेध हो गया, ये सभी का दोस्तों हम आपका सभी बुक का, जैसे किरण पब्लिकेशन का, उसके बाद दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु का, खान सर का, एडिटोरियल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं। और साथ साथ में दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चन भी दोस्तों आपको कराते हैं। और दोस्तों आपको कहीं और नहीं भटकने पड़ेगा, सिर्फ एक चैनल से दोस्तों आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका दोस्तों रिवीजन भी होते रहेगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवानी के तौर पर हुई थी। बताइए दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ में बताते रहिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कि 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर इसमें से किसकी नियुक्ति हुई थी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। जानते हैं कि आप लोग की 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी समय कंपनी ने 2 भारतीयों को उप दीवान यानी नियुक्त किया था, जिसमें आपका दोस्तों बंगाल का उप दीवान राजा खा और वहीं बिहार का उप दीवान राजा सीतब राय को नियुक्त किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट बताते हैं तो अगर आपको याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर याद ना होगा तो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बताया है कि बिहार का उप दीवान तो आपका राजा सीतब राय हो गया, वही बंगाल का उप दीवान आपका
राजा खां था। तो दोस्तों ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, जो कि हो सकता है कि एग्जाम में अगला बार बंगाल का उप दीवान पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्री करेंसी का मूल्य क्या था? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 8 नवंबर 2016 को आपका भारत में नोटबंदी लागू हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के नोट के मूल्य को निरस्त कर दिया गया था। और वर्तमान में दोस्तों आपको 500 की नोट दूसरा लाया गया, जो जिसमें आपका दोस्तों कुल विमुद्रीकृत करेंसी आपका 15,31,073 करोड़ रुपया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों कि इनमें से किस टीम को दोस्तों आपको 2005 के सूचना अधिकार के कानून के अनुसार छूट प्रावधान प्राप्त किया गया? तो दोस्तों ये आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को छूट प्रदान किया गया है, जिसका शॉर्ट नेम दोस्तों याद रखिएगा CERT होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर का है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। बताइए कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किस ईस्वी को आपका अस्तित्व में आया, यानी किस ईस्वी को लागू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 2009 का अधिनियम 2010 में लागू हुआ था, जो कि आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पर चलते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। बताइए कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का कुल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका भूपृष्ठ, क्रस्ट और क्रोड यानी नीफे में बांटा गया है, जिसमें आपका दोस्तों क्रोड को नीफे भी कहते हैं, और नीफे से मतलब है निकेल और फेरस की इसमें अधिकता रहती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी पूर्ववर्ती थी? बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के भी पूर्ववर्ती थी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग के भी पूर्ववर्ती थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक आपका सही है। वहीं पूछे दोस्तों तो आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था दोस्तों, जबकि आपका इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई था? तो दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना M.V. राघवाचारी ने किया था, और इसकी स्थापना 1800 आपका 84 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखें दोस्तों आपका 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था, और इसका स्थापना का मुख्य श्रेय M.V. राघवाचारी, उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर को जाता है, और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताइए कि बिहार में जो राष्ट्रीय यानी NH है उसकी लंबाई दोस्तों आपका कितना है? तो दोस्तों ये आपका 2015 के हिसाब से आपका 4596 किलोमीटर था, जो कि ऑप्शन में दिया है
जबकि वर्तमान में दोस्तों आपको 2022 के हिसाब से 5030 किलोमीटर से अधिक हो गया है। और सबसे भारत का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे दोस्तों तो आपका NH 44 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर की बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। बताइए कि बिहार के किस जिले में आपका सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों आपका सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि आपका शिवालिक यानी हिमालय का एक भाग है। और दोस्तों ये सोमेश्वर चोटी, सोमेश्वर किला सबसे ऊंचा है, जिसका बिहार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका सोमेश्वर चोटी है, जिसका ऊंचाई 865 मीटर है। याद रखिएगा दोस्तों 865 मीटर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपका बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपका बिहार का राजगीर शहर, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, ये आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और पहले राजगीर को राजगिरी कहा जाता था, जो कि मगध का सबसे प्राचीन राजधानी था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है। वही दोस्तों राजगिरी के 5 पहाड़ियों का नाम पूछे तो आपका विप्लवगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभरागिरी आपका 5 पहाड़ियां से, इन्हीं 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 11 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बिहार का भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बताइए कि कौन सा आपका दोस्तों भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम दोस्तों आपका बिहार का मैदान है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तराई का क्षेत्र हो गया, जो कि आपका दोस्तों नेपाल के निकट स्थित होता है। दूसरा बांगर क्षेत्र हो गया, जो कि पुराना जलोढ़ क्षेत्र। और तीसरा हो गया खादर क्षेत्र, जो कि कोसी या गंडक नदी या उत्तरी बिहार में स्थित रहता है, जो कि दोस्तों आपका नई जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है। यही है दोस्तों आपका बिहार का नवीनतम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, के नेतृत्व में हुआ था। बताइए दोस्तों कि किसके नेतृत्व में आपका बिहार एवं उड़ीसा के रूप में एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि 1911 में आपका दोस्तों बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों बिहार के अस्थायी अध्यक्ष, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे हम। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। बताइए कि दोस्तों कि कौन सा जोड़ी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा है। दोस्तों ये गलत है, आपका समस्तीपुर में नहीं बल्कि सासाराम में इनका मकबरा है। याद रखिएगा दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है, यही आपका गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और अभी कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा के स्थापना किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का रहा है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। दोस्तों अभी बताए थे दोस्तों कि बिहार को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का गठन किया गया था, जो कि 22 मार्च 1912 को गठन हुआ था। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि 1912 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर की मैनहट्टन परियोजना क्या है। बताइए कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो दोस्तों आपका मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया एक
शोध निर्माण और विकास कार्यक्रम था। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं 16 नंबर के। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनोइड रोबोट का नाम क्या है? बताइए कि ह्यूमनोइड रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम आपका ऑक्टिपस मस है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्टिमस है। और टेस्ला का आपका सीईओ पूछे दोस्तों तो वर्तमान में सीईओ आपका एलन मस्क है, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माता के एआई डे इवेंट में ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 17 नंबर के। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। बताइए कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी कहाँ पर आकर भंडारण करते हैं? तो ये दोस्तों आपका यकृत में भंडारण करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी दोस्तों आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है और यह मादा एनाफिलीज मच्छर इसका दोस्तों वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? बताइए कि कौन सा मेल दोस्तों आपका सही नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा मेल आपका सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है? तो पहला है कि पर्णवृंत पत्तियों को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ये आपका गलत है दोस्तों, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं कह रहा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लाता कहलाता है, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? बताइए कि किस कारण से दोस्तों आपका सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है? इसका मेन कारण है दोस्तों आपका वाष्प उत्सर्जन के कारण, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? बताइए कि पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पौधे दोस्तों आपका मुख्य अपना पोषक तत्व मेन रूप से मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? बताइएगा डीएनए का कौन सा भाग दोस्तों आपको प्रोटीन के सूचना देता है? तो डीएनए का आपका दोस्तों जीन नामक भाग प्रोटीन की सूचना देता है, जो कि डीएनए का दोस्तों आपका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर के। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? बताइए कि पाचन के बाद दोस्तों प्रोटीन किसमें आपका बदल जाता है? तो पाचन के बाद दोस्तों प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका वासा पूछे तो वासा आपका ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट पूछे तो दोस्तों आपको ग्लूकोज में टूट जाते हैं। अगला देखिए 23 नंबर का रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। बताइए कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम दोस्तों आपका प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 24 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों ये आपका कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम थोरियम और रेडियम आपका रेडियोधर्मी तत्व है। वहीं दोस्तों आपका कैडमियम का प्रयोग पूछे तो ये आपका नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं इसका परमाणु क्रमांक आपका 48 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? बताइए कि कौन सा एल्कोहल दोस्तों आपको पीने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों आपका पीने युक्त अल्कोहल आपका एथेनॉल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
वहीं 100% शुद्ध इथेनॉल को दोस्तों आपको पूर्ण शराब कहा जाता है। इसका निर्माण शुद्धिकृत स्पिरिट से किया जाता है। वहीं आपका दोस्तों मेथेनॉल सबसे हानिकारक आपका अल्कोहल है, इसके पीने से लोग अंधे भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। बताइए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है। तो दोस्तों आपका ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला आपका जाइमेज नामक एंजाइम है। याद रखिएगा दोस्तों, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और यह परिवर्तन दोस्तों आपका किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। बताइए कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है। तो दोस्तों ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट नामक यौगिक है, जो कि पानी में घुलने पर जल को कठोर बना देता है। अगला देखिए 28 नंबर कह रहा है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। बताइए कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदल पाता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों शुष्क HCl गैस है यानी सूखा हुआ, यानी इसमें आयन की मौजूदगी दोस्तों नहीं रहता है। अगला देखिए 29 नंबर का रहा है कि चांदी, लोहे और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है। बताइए दोस्तों कि चांदी, लोहा और तांबा में किस क्रम में दोस्तों आपका प्रतिक्रिया का सही क्रम है। तो दोस्तों आपका अगर अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले चांदी होगा, उसके बाद दोस्तों आपका तांबा होगा, उसके बाद आपका लोहा होगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। चांदी, तांबा, लोहा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए दोस्तों चांदी से बड़ा आपका तांबा होता है, उसके बाद लोहा होता है, यहाँ ग्रेटर देन इस साइड रहेगा तब आपका ऑप्शन सही रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर की। एक तत्व का समस्थानिक अलग अलग होते हैं। बताइए कि एक तत्व का समस्थानिक अलग अलग किस कारण से होते हैं। तो दोस्तों आपका परमाणु द्रव्यमान की संख्या में कमी के कारण आपका एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जिस तत्व का आपका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। वहीं दोस्तों आपका संभारिक, जिसका परमाणु भार समान हो और उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का उपयोग किस रूप में होता है। दोस्तों इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों D2O को भारी जल या ड्यूटेरियस ऑक्साइड भी कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर की। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। बताइए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो कौन सा गुण उसका चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आवृत्ति उसका चेंज कभी नहीं होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं आयाम, वेग सब चेंज हो जाता है। और दोस्तों आयाम, वेग के साथ साथ आपका प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता भी बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है। बताइए कि यह किस कारण से होता है। तो दोस्तों यह
अधिकतर प्रकाश बिखरकर आपसी अस्पष्टता निर्मित करता है, इस कारण से होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर पर चलते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका ए बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगी। बताइए दोस्तों कि उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर यह किस प्रकार का काम करेगी। तो दोस्तों आपका फोकल दूरी यहाँ पर दिया है कि फोकस दूरी एफ एल बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यह दोस्तों आपका उत्तल लेंस के ही भांति कार्य करेगी, लेकिन इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से दोस्तों आपका अधिक हो जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। सदिश राशि वैसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और अदिश राशि वैसी राशि है जिसमें सिर्फ या केवल परिमाण स्थित हो। तो दोस्तों आपका सदिश राशि बताना है कि इनमें से कौन सा आपका नहीं है। तो वेग सदिश राशि है क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों हैं, वहीं विस्थापन भी है, बल अघूर्ण भी है, लेकिन गति आपका दोस्तों अदिश राशि है। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी क्या मात्रक होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। दोस्तों याद रखिएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में दूरी बराबर। वहीं दोस्तों आपका अगर पूछे कि सबसे अधिकतम कौन सा इकाई है दूरी का, तो ये आपका खगोलीय दूरी हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। बताइए कि इनमें से कौन सा दोस्तों आपका मूल भौतिकी राशि है। तो मूल भौतिक राशि दोस्तों आपका विद्युत धारा होता है, जो कि मूल भौतिक राशि आपका कुल 7 है, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, उसे मूल भौतिक राशि के रूप में माना जाता है। और ये दोस्तों आपका लंबाई हो गया, समय, ताप, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता मूल भौतिक राशियां हैं। अगला देखिए 38 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र दोस्तों आपका सिंदरी बिहार में लगा हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 39 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। बताइए दोस्तों कि आपका किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घट गया था। तो दोस्तों ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला, इसमें कीमत स्तर घट गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक नेशनल अकाउंट स्टेटस एकत्रित किए जाते हैं। बताइए कि राष्ट्रीय लेखा समंक किसके द्वारा दोस्तों आपका एकत्रित किया जाता है। तो ये आपका दोस्तों CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किया जाते हैं, जिसका दोस्तों अब नाम बदलकर NSO कर दिया गया है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं का शुरुआत किया गया, जो 2 अक्टूबर डैश को किया गया। बताइए दोस्तों कि समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब किया गया था। दोस्तों इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार को दिया था। बताइए दोस्तों कि कौन आपका नेता थे कि जो स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो ये दोस्तों आपका मोहम्मद यूनुस था, जो कि बंगाल का अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भी रह चुका है, और इन्होंने ग्रामीण विकास बैंक का भी अवधारणा दिया था।
और इसलिए दोस्तों ये इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का रहा है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बताइए दोस्तों कि किस राज्य का आपका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये अपना दोस्तों बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला देखिए 44 नंबर का रहा है कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करती है। बताइए दोस्तों कि विश्व बैंक के अनुसार भारत के किस 4 राज्यों में आपका दोस्तों 50% से अधिक गरीब लोग निवास करते हैं। तो ये दोस्तों सबसे अधिक गरीब आपका उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर की। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आर्थिक आपूर्ति की रकम मूल्य स्तर को दोस्तों आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर के। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है। बताइए कि पंचायत सदस्य का जो अयोग्यता है उसका आपका दोस्तों कौन निर्धारण करेगा। तो इसका निर्धारण दोस्तों ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पंचायत का दोस्तों आपका चर्चा अनुच्छेद 243 के एफ में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता की चर्चा है। वहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों आपको पंचायती राज संस्थान का लागू किया गया था, जो कि संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 में दोस्तों इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का रहा है कि पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज आपका राज सूची का विषय है। अभी दोस्तों बताया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला गया था और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों पंचायती राज में कुल आपका वर्तमान में 29 विषय को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। बताइए क्या संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी दोस्तों आपका राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, जो कि हर 2 साल पर दोस्तों आपका नए सदस्य के रूप में आ जाते हैं। इसीलिए यह दोस्तों अस्थायी सदन इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर के। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है या किसका है। तो यह दोस्तों आपका केंद्रीय सरकार का मुखिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं दोस्तों कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों तो वित्त बिल के लिए दोस्तों आपका वित्त मंत्री के लिए पूर्व स्वीकृत आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है। सॉरी दोस्तों ये आपका वित्त मंत्री नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा दोस्तों आपका धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। वहीं दोस्तों आपका वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का रहा है कि 18वें लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था। तो बताइए दोस्तों कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था। तो दोस्तों आपका भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि संसद के आपका लोकसभा के जो भी सदस्य है उसको शपथ ग्रहण दिलवाना। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बताइए दोस्तों कि कौन सा आपका दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण आपको लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वहीं
एक विनिमय विधेयक और मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट, ये सभी आपका दोस्तों पेश किया जाता है। वहीं दोस्तों आपका संविधान का अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक बजट यानी आपका बजट की चर्चा है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण आपका संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट कह रहा है 53 नंबर के रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है। बताइए रामनाथ कोविंद भारत के कौन नंबर का राष्ट्रपति दोस्तों रह चुके हैं? तो ये आपका 14वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं वर्तमान में आपका 15वें नंबर के राष्ट्रपति आपका महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत का आपका दोस्तों प्रतीक है। याद रखिएगा, प्रसाद पर्यांत का सिद्धांत दिया गया है। जबकि वहीं अनुच्छेद 13 में दोस्तों आपका पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, अनुच्छेद 13 में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। बताइए कि संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका विचार आपका कनाडा देश से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्राधिकार और शिष्ट केंद्रों की नियुक्ति दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों आपका 1949 में भारतीय संघ में मणिपुर नामक राज्य आपका दोस्तों सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो दोस्तों आपका वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में आपका महाराष्ट्र राज्य में है, जिसमें दोस्तों आपका कुल 49 वन्य जीव अभ्यारण्य है। वहीं दोस्तों अगर भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 97 को आपका दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य वहाँ स्थित है। अगला देखिए 58 नंबर का रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जयपुर यानी राजस्थान में स्थित है और ये दोस्तों आपका सवाई माधोपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर के बिहार के वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। तो दोस्तों ये पहला कदम क्योटो सम्मेलन 1997 था, जो कि जापान के क्योटो शहर में दोस्तों आपका आयोजित हुआ था, जिसे कोप कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों कि श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों श्वसन मूल आपका जलोदोभिद और लौड़ोभिद दोनों में पाए जाते हैं, यानी जलोभिद और लौड़ोभिद दोनों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला 61 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो दोस्तों आपका इसमें से सब द्वितीयक प्रदूषक अगर पूछे तो दोस्तों आपका ओजोन और SO2 के भी माना जाता है, पैन को भी माना जाता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 62 नंबर का है कि पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह 10% नियम दिया गया था। बताइए कि 10% का नियम किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? तो ये आपका लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। अगला देखिए 63 नंबर का है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो 2011 के दोस्तों अनुसार अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम राज्य में पाया जाता है।
अगला देखिए 64 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी है। बताइए कि भारतीय जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा है। तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण विशेषता आपका किशोर जनसंख्या का आकार है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे दोस्तों इसलिए इसका युवा जनसंख्या का आकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। बताइए दोस्तों कि किस राज्य में आदिवासी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में बताए थे कि मिजोरम राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 66 नंबर के विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपका दोस्तों नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, और यह आपका नवीन मोड़दार पर्वत में पाया जाता है। और इसका उदाहरण दोस्तों आपका पूछे तो हिमालय पर्वत हो गया, रॉकी और एंडीज पर्वत है। वहीं दोस्तों आपका अवशिष्ट पर्वत आपका भारत का अरावली पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर की जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। दोस्तों जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र आपका अफ्रीका की रीफ घाटी में मानव की उत्पत्ति 25 लाख वर्ष पहले माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 68 नंबर की अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है। अनधिवासी बस्तियां दोस्तों आपका किस नाम से जानी जाती है। तो ये आपका अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर की बुशमैन का निवास क्षेत्र है। बताइए कि बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है दोस्तों। तो बुशमैन का निवास क्षेत्र आपका कालाहारी मलबस्तर में पाया जाता है, और ये आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रकार की जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा आपका शीत कटिबंध में आएगा। तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं। तो दोस्तों आपका शीत कटिबंध में 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में आता है, जो कि आपका दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों टैगा टुंड्रा और हिमाचल प्रदेश भी आते हैं। याद रखें दोस्तों टैगा टुंड्रा और हिमाचल प्रदेश आपका शीत कटिबंधीय पेटी के अंतर्गत आता है, यानी आपका सी भी ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों ए भी ऑप्शन सही था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर देखिए कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका भूगोल और मैथ का आपका दोनों मिला कर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां जानते हैं दोस्तों कि 1 डिग्री में बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों 1 मिनट में आपका 15 डिग्री होता है, वहीं कह रहा है 30 मिनट में दोस्तों, तो आपका 4 मिनट इंटू 30 डिग्री हो जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटा। तो इसका 12 बज रहा है दोस्तों, तो 2 घंटे बाद दोपहर का 2 बजेगा, यानी दोस्तों 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का दोस्तों समय लगता है, तो इस पर आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। बताइए दोस्तों कि सबसे पहले सूर्यास्त किस शहर में होता है। तो दोस्तों भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे पहले शुरुआत पूरब दिशा में होगा, जहां और सूर्य इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है, जहां पर जो कि पूरब दिशा की ओर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर की भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो चीनी उद्योग के बारे में दोस्तों उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम आपका चीनी उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे हो गया है।
वहीं दोस्तों आपका और ऑप्शन सी भी इसका सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला देखिए 74 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। तो दोस्तों मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। और मैंग्रोव वन दोस्तों आपका कच्छ, ज्वारीय, संकरी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्र पर उगते हैं। यानी दोस्तों ये आपका दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, बिल्कुल सही है। पौधे की जड़ पानी के अंदर दोस्तों आपका डूबी होती है, ये भी आपका सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक हो जाएगा। और इसका दोस्तों मुख्य रूप से क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र होता है, जिसे सुंदरी वृक्ष के रूप में कहा जाता है। अगला देखिए 75 नंबर की पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। दोस्तों बताइए कि कौन सा आपका पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा दोस्तों आपका वन क्षेत्र पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और उस कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों आपका भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सालों भर भारी वर्षा होती है, इसलिए इस जंगल को सदाबहार जंगल भी कहा जाता है। अगला देखिए 76 नंबर कहते हैं कि किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। बताइए दोस्तों कि किस राज्य में आपका वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी देश में आपका कोई भी राज्य में 75% से अधिक नहीं है। वहीं दोस्तों अगर आपका पूछे तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वनारण्य क्षेत्र तो यूटी में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। राज्य में पूछे तो दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर की भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। बताइए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू को कहा जाता है। वहीं आपका भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पूछे तो कंचनजंगा को कहा जाता है, जो कि आपका सिक्किम राज्य में दोस्तों स्थित है। और कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और पहला आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8,856 इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर की भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका महेंद्रगिरी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह चोटी दोस्तों उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। वहीं आपका दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये आपका अन्नामुड़ी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का पर्वतमाला का सही क्रम है। दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो दक्षिण से यानी नीचे से ऊपर की ओर कौन सा सही होता है दोस्तों। तो सबसे नीचे आपका दोस्तों आपका पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख जास्कर, उसके बाद दोस्तों लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों कलेजा, याद रखिएगा, यानी सबसे पहले आपका काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर आता है। और ये सभी दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना की। तो दोस्तों आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैवेस्टविक और कर्नल अलकोट ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। और भारत में इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई यानी अड्यार में आपका 1882 ईस्वी में किया गया था। और इसकी अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट रह चुकी है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर के रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे। बताइए दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद जी थे। और इसकी स्थापना मई 1897 ईस्वी में इन्होंने किया था।
और इसका मुख्यालय पश्चिमी बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थापक है और दूसरे तरफ दोस्तों समाचार पत्र से संबंधित है। तो पहला है सच्चिदानंद सिन्हा का पुस्तक इंडियन पीपुल्स, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एस ए डांगे दोस्तों का पुस्तक नवयुग, ये गलत था दोस्तों, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवयुग पुस्तक का लेखक मुजफ्फर अहमद है, यानी आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं मोहम्मद अली का कॉमरेड सही है। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, ये भी आपका सही है। एस ए डांगे का पुस्तक पूछे दोस्तों तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र था। अगला देखिए 83 नंबर कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बताइए कि 1872 में बिहार हेराल्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो दोस्तों बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था और इसका दोस्तों आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर के भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला दोस्तों पहला समाचार पत्र आपका बंगाल गजट था और इसका श्रेय दोस्तों आपको जेम्स ऑगस्टन हिकी को जाता है, जो कि 1780 में दोस्तों 1780 में पहला समाचार पत्र निकाले थे। अगला देखिए 85 नंबर की मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बताइए कि मोहम्मद बहादुर शाह जफर की साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो दोस्तों इसकी सीमा आपका चांदनी चौक से पलाम तक थी। याद रखिएगा दोस्तों, चांदनी चौक से पलाम तक थी और मोहम्मद बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपका रंगून वर्मा में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर की कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो दोस्तों कुंवर सिंह आपका आरा के जगदीशपुर से शामिल हुए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें विद्रोह के समय बिहार का सिंह भी कहा जाता था और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक फहराया था और इनकी मृत्यु दोस्तों 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 नंबर का रहा है कि 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों जब 1857 का क्रांति हुआ था उस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इसका दोस्तों आपका 1857 के बाद 1858 से पद बदलकर गवर्नर जनरल हटाकर दोस्तों इसके जगह पर वायसराय लाया गया था, जो कि भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला देखिए 88 नंबर का रहा है कि समर्थ रामदास किसके गुरु थे। तो दोस्तों समर्थ रामदास आपका एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे जो कि छत्रपति शिवाजी के आपका गुरु रह चुके, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों स्वामी रामदास का बचपन का नाम नारायण सूर्यजी पंत था और इनकी पत्रिका दासबोध नामक ग्रंथ थी। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर के महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था। तो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में वतनदार सामंत वर्ग को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 90 नंबर चलते हैं। 90 नंबर का रहा है दोस्तों कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। बताइए कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये आपका मराठा भू राजस्व से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 91 नंबर की जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। बताइए दोस्तों कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। तो दोस्तों इसके पीछे परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण की शक्ति थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपका परंपरागत विशिष्ट वर्ग की समर्पण इसलिए था ताकि उलेमाओं और अमीरों को संतुष्ट किया जा सके।
और वहीं दोस्तों का फिरोज शाह तुगलक ने सांस्कृतिक पांडुलिपि का दलाइल और फिरोज शाही नामक फारसी अनुवाद भी कराया था। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, जिसके लिए उन्होंने दीवान ए बंदगान नामक गुलामों के लिए एक अलग विभाग दोस्तों बनाया था। याद रखिएगा दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक अलग विभाग बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किया था और इसने 1200 कुल बाग भी लगवाए थे। और इसके लिए दोस्तों इसने गरीब के सहायता के लिए और खैराती अस्पताल के लिए दार उल सफ़ा की स्थापना भी करवाया था। और फिरोज शाह के काल में दोस्तों सबसे अधिक नहरों का निर्माण भी हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के काल में दीवान ए बंदगान, उसके बाद दोस्तों दारुल सफ़ा और सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया गया था। और ये दोस्तों बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर के भी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर की तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में थे। यानी दोस्तों तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी था, जो कि किसके शासनकाल में था। तो ये दोस्तों आपका सैयद वंश के शासनकाल में था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वंश दोस्तों आपका राजा पूछे तो मुबारक शाह था और वंश पूछे तो सैयद वंश के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर की राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए कि राग विबोध ग्रंथ का लेखक का नाम क्या है। तो राग विबोध दोस्तों आपको ग्रंथ के लेखक आपका सोमनाथ थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं आपका कल्हड़ द्वारा दोस्तों रचित राज तरंगरी है। और आपका दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा पूछे तो अमीर खुसरो की रचना ख्याल और कव्वाली थी। वहीं सारंग देव भारत का संगीत शास्त्री थे और इनकी रचना संगीत रत्नाकर था। अगला 95 नंबर देखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा पहला दिया गया उपदेश को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके उपदेश को दोस्तों आपको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर की महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो दोस्तों महाबुद्ध ने आपका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, आपका उस समय मल्लों की राजधानी थी, जहां पर 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु को दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर की महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। बताइए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी माता का नाम महामाया था और इनका पिता का नाम दोस्तों सुधोधन था। और वहीं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर के महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में शासन पर बैठा था। तो दोस्तों महावंश के अनुसार बिंबिसार आपका 15 वर्ष की आयु में ही शासन पर यानी गद्दी पर बैठ गया था। और यह आपका मगध के सिंहासन पर इसने बैठा था। वहीं 99 नंबर देखिए दोस्तों कि मगध वंश बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। बताइए कि बिंबिसार का आपका दोस्तों चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन था। तो इसका चिकित्सक दोस्तों आपका जीवक नामक चिकित्सक थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं बिंबिसार दोस्तों आपका हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली एवं संस्थापक राजा थे। और आज का इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें, एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए था। बताइए दोस्तों कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सोच आपका अजातशत्रु का था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसी के दोस्तों आपका शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इस तरह से दोस्तों आपका सेट नंबर 6 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।